हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। आज कॉस्ट अकाउंटिंग में हम फर्दर करेंगे बजटरी कंट्रोल। अब ये बजटरी कंट्रोल का टॉपिक करने से पहले आपको याद होगा कि हम जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर चुके हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग कर चुके हैं, ओवरव्यू जो इंट्रोडक्शन होता है हमारा इसका कॉस्ट अकाउंटिंग का वो भी हम कर चुके हैं। ज़्यादा इन डेप्थ जो है वो किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी आएंगे आपको बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। तो बजटरी कंट्रोल भी हमने टॉपिक स्टार्ट किया, इससे रिलेटेड भी आज हम जो है काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ करेंगे और फिर आने वाली क्लासेस में भी एक आधा लेक्चर मैं इसके ऊपर और बेस्ड रखूँगा। अब देखो बजटरी कंट्रोल बेसिकली है क्या। बजटरी कंट्रोल का मतलब ये क्या है कि हम क्या करते हैं, अपनी कॉस्टिंग है हमारी, तो हम हमारी वेरियस डिपार्टमेंट्स है, सेल्स डिपार्टमेंट है हमारी, हमारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है है ना। तो इन सभी को रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, कैश की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं। तो क्या करते हैं, हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बजट्स बना लेते हैं। बजट्स मीन्स फ्यूचर में हमें क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, फ्यूचर में हमें किस तरह की कॉस्ट आने वाली हैं, और इन टोटल हमें कैश से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड जो भी हमारी कॉस्टिंग आने वाली है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पहले ही जो है एस्टीमेट लगा लेते हैं उसका कि इतना होने वाला है। फिर जैसे जैसे हम आगे जो है अपना एक्चुअल बजटेड तो होता है, एस्टीमेटेड फ्यूचर को एस्टीमेट करते हैं, अगले महीने का, एक साल का, 6 महीने का, 4 महीने का, ऐसा। फिर जैसे जैसे हम वो एक्चुअली उन मंथ्स, जैसे जैसे हमने टारगेट रखा हुआ था अपना 4 मंथ्स का, तो फिर वो 4 मंथ्स जो हैं हम उसमें चेक करते हैं कि एक्चुअल सेल कितनी हुई, एक्चुअल प्रोडक्शन में कॉस्ट निकली कितनी हो गई, एक्चुअल हमें कैश रिक्वायरमेंट कितनी बनी। तो एक्चुअल को हम फिर बजट के साथ कंट्रोल करते हैं। और फिर जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बजट से डिविएट ना करें। तो ये भी एक मेथड होता है आपका कॉस्टिंग के अंदर, बजटरी कंट्रोल। ठीक है। अब बजटरी कंट्रोल में देखो प्लानिंग तो ऑब्वियसली है ही, एडवांस में कर रहे हैं कुछ भी तो वो प्लानिंग से रिलेटेड हो जाता है। फिर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। फिर ये पता होना चाहिए कि किसके पास कौन सी जो है अथॉरिटी की जो है क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बजटरी कंट्रोल में चलती हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बजटरी कंट्रोल से रिलेटेड। पहले, बजटरी कंट्रोल इन्वॉल्व्स ऑल बट नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इनमें से, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो बजटरी कंट्रोल के अंदर नहीं आएगा, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो ये आपको चेक करना है। तो पहली ऑप्शन आपकी है मॉडिफाई फ्यूचर प्लान्स, दूसरी ऑप्शन आपकी है एनालाइज डिफरेंसेस, तीसरी ऑप्शन है यूज स्टैटिक बजट्स, फिर डिटरमाइनिंग डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान रिजल्ट्स। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, ये आपकी इन तीन या चार ऑप्शंस में से आपकी कौन सी ऑप्शन जो है बजटरी कंट्रोल के अंदर नहीं आती, ये आपको बताना है। ट्राई करो। देखो, मॉडिफाइंग फ्यूचर प्लान्स तो यस, ये बजट का पार्ट होना चाहिए। फिर ये हमने पहले ही कर लिया, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान रिजल्ट्स, तो ये भी जो है बजटरी कंट्रोल का ऑब्वियसली पार्ट है। बजट सेट करा ही किस लिए, ताकि हम उसे एक्चुअल सिचुएशन से कंपेयर कर सकें। अदरवाइज तो हमें बजट सेट करने की ज़रूरत थी ही नहीं। ठीक है। फिर एनालाइजिंग डिफरेंसेस, यस, जो भी डिफरेंसेस हैं उनके रीजंस हैं, वो सारा चीज़ जो है वो भी इसका पार्ट रहेगा। और यूजिंग स्टैटिक बजट, ये जो है ये आपका इसका पार्ट नहीं है बजटरी कंट्रोल का। स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होते, स्टैटिक बजट्स, तो ये उसका पार्ट नहीं होगा। ठीक है। तो बाकी तीन, मॉडिफाइंग फ्यूचर प्लान्स यस, एनालाइजिंग डिफरेंसेस, डिटरमाइनिंग डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान रिजल्ट्स, ये तीनों ही चीज़ें बजटरी कंट्रोल का पार्ट होंगी। अब बजट रिमेन्स अनचेंज्ड रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज, मतलब ऐसा बजट जो बदलता नहीं है, जो चेंज नहीं होगा, चाहे एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है आपकी कुछ भी हो, लेकिन वो बजट जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे अब उसका एग्जांपल फिक्स्ड बजट हो सकता है, फंक्शनल बजट हो सकता है, फ्लेक्सिबल बजट हो सकता है, या कैश बजट हो सकता है। चारों बजट में से कौन सा ऐसा बजट है जो अनचेंज्ड रहेगा, जो बदलेगा नहीं, चाहे एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो हमें
पता हो, तब भी वो चेंज नहीं होगा। तो आपको ये समझना है, इसमें से कैश बजट नहीं है आंसर आपका। फ्लेक्सिबल बजट का तो मतलब ही, फ्लेक्सिबल का मतलब ही ये होता है जो अडेप्टेबल हो, जो चेंज कर सके। फंक्शनल बजट भी नहीं होगा, फिक्स्ड बजट होगा। अब फिक्स्ड बजट क्या होता है, अब एक्चुअल वॉल्यूम जो मर्जी हो अचीव कर लो आप, एक्चुअल एक्टिविटी जैसी मर्जी हो, उसका फिक्स्ड बजट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बजट जो है, इसीलिए अब ये जो बजट है इसको जो है आप इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजटेड परफॉर्मेंस के साथ करेक्टली जो है वो आप मैप नहीं कर सकते हैं इस बजट में, ठीक है। द बजट इज नॉट एबल टू, देखो, द बजट इज नॉट एबल टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द बजटेड परफॉर्मेंस करेक्टली, द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट डिफर्स। इसलिए आप इस बजट की क्या खास बात है, एक तो ये चेंज नहीं होता है, दूसरा ये है कि इसलिए इसमें आप जो कंपैरिजन करना है वो करेक्टली पॉसिबल नहीं होता। ये दोनों पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो बजटरी कंट्रोल है आपका, बजटरी कंट्रोल टॉपिक है। अब इसमें द बजट दैट गिव्स अ समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स एंड बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड, ऐसा बजट जो सारे फंक्शनल बजट्स की समरी प्रोवाइड करता है एंड बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देता है। तो नीचे दी गई ऑप्शंस में से फ्लेक्सिबल बजट है इसमें, मास्टर बजट है इसमें, परफॉर्मेंस बजट है इसमें, ज़ीरो बेस बजट है इसमें। तो इनमें से कौन सा वो बजट है जो ये समरी भी प्रोवाइड करता है फंक्शनल की और प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बजटेड ये भी प्रोवाइड करता है। तो अब इसमें आपको समझना है, जो फ्लेक्सिबल बजट है वो इसकी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये मास्टर बजट है। क्योंकि मास्टर बजट होता ही क्या है, मास्टर बजट जो है वो समरी प्रोवाइड करता है सभी फंक्शनल बजट्स की, है ना। जितने भी फंक्शनल्स आपके फंक्शनल बजट्स होते हैं आपके, तो उनकी क्या करता है, समरी प्रोवाइड करता है। इट गिव्स समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स एंड बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ICMA इंग्लैंड, अब मास्टर बजट इज अ समरी बजट is incorporating its functional budgets which finally approved, adopted and employed। ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है जो ICMA इंग्लैंड ने दी हुई है कि ये मास्टर बजट की डेफिनेशन है। तो आपका जो ये ऑप्शन है, ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो मास्टर बजट बनेगा। क्यों, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ऐसे ही हम आगे चलें, द फैक्टर which will limit the activities of an undertaking and which is taken into account in preparing budget is termed as, ऐसा फैक्टर जो क्या करेगा, लिमिट करेगा एक्टिविटीज़, जो भी अंडरटेकिंग है, जो भी एक्टिविटीज़ है अंडरटेकिंग की, है ना, एक्टिविटीज़ ऑफ एन अंडरटेकिंग, उनको लिमिट करता है। और उसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम कोई बजट बनाते हैं। तो अब ऐसा फैक्टर जो है वो इनमें से कौन सा है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, गवर्निंग फैक्टर है, प्रिंसिपल बजट फैक्टर है, या सारे ही हैं। मतलब ये सारे ही जो हैं क्या हैं, ऐसा फैक्टर है जो एक्टिविटीज़ लिमिट करता है एक अंडरटेकिंग की, एक फर्म की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो आपको ये समझना है, देखो इसमें से अब ये क्या मतलब है लिमिटिंग। जैसे मैं एक बात बोलूं कि हमारी डिमांड कितनी है ना, उसके ऊपर सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो लिमिट हो जाएंगी उसके ऊपर। आपकी पोटेंशियल जितनी मर्जी हो, आप मान लो 3 लाख यूनिट बना सकते हो, लेकिन डिमांड है ही 150 की मार्केट में, तो लिमिट हो गई ना आपकी एक्टिविटी। तो ऐसा कुछ फैक्टर हो सकता है, लिमिटिंग का मतलब ये है। फिर और क्या हो सकता है कि आपके पास रॉ मटेरियल लिमिटेड है, लेबर का टाइम होता है काम करने का, 8 घंटे काम करता है, 12 घंटे काम करता है ना, एक्स्ट्रा टाइम के साथ मान लो, तो 12 आवर्स ही है ना आपको पर डे। तो ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर है। 12 आवर्स पर डे है, उस हिसाब से मंथ में भी उतने आवर होते हैं और ईयर में भी कैलकुलेशन में वैसे आवर पड़ेंगे।
फिर मशीन जो होती है वो भी ऐसा थोड़ा ना सिर्फ ये लगातार काम ही करती रहेगी, तो उसको भी मशीन आवर्स में होता है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं आपके, इनको आप क्या कह सकते हो, लिमिटिंग फैक्टर्स है ना, जो लिमिट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की अंडरटेकिंग में। और बजट बनाते हुए आपको इसको ध्यान में रखना है। अब 3 लाख आप यूनिट बना सकते हो, 4 लाख डिमांड है, तो बजट तो 3 लाख के हिसाब से ही बनेगा, 3 लाख से ऊपर तो यू कांट प्रिपेयर, है ना, आपकी लिमिटेशन है, तो लिमिटिंग फैक्टर हो गया। तो ऐसे फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बजट फैक्टर, क्योंकि सारा का सारा जो बजट है वो ऑलमोस्ट इन्हीं फैक्टर्स पे बेस्ड रहेगा आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। द प्रिंसिपल बजट फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर, इज अ रिसोर्स और एन एक्टिविटी दैट लिमिट्स और फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट्स। It's a factor that restricts an organization performance for an given period and limits the activities of its functional budgets. Functional budgets मतलब सेल वाला जितने भी बजट्स होते हैं आपके वेरियस टाइप्स ऑफ, तो उनकी एक्टिविटी जो है, एक्टिविटीज़ को यही फैक्टर जो है वो लिमिट करेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल बजट फैक्टर। अब नेक्स्ट अगर हम चलें आगे, तो आगे हम चले तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर एज इन कैश बजट, इनमें से कौन सा है जो कैश बजट में अपीयर नहीं करेगा। अब ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन इसको आंसर कर पाता है। इट इज़ नॉट वेरी टफ। देखो भाई, मशीनरी बॉट विदाउट डाउन पेमेंट और हायर परचेज, ये कैश बजट में नहीं आएगी। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये नहीं आएगी। सेल्स रेवेन्यू ऑफ बिजनेस, ये नहीं आएगा। या वेजेस पेड टू वर्कर, ये नहीं आएगा। तो आपको ये समझना है, कैश बजट लिखा है, जैसे आपने कैश बुक की है, तो कैश बुक में क्या खास बात होती है, कैश पेमेंट्स आती ही आती हैं, चाहे, है ना, चाहे वो किस भी रीज़न से रिसिप्ट हो, पेमेंट हो, जिसमें कैश इन्वॉल्व है या बैंक इन्वॉल्व रहता है, बैंक को भी क्योंकि हम कैश करते हैं, तो वो सारी की सारी कैश बुक में एज अ रिसिप्ट और पेमेंट शो जाती हैं। यू टेक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन जो कैश से रिलेटेड हो, और जो कैश से रिलेटेड है वो कभी भी कैश बुक में नहीं जाती। तो वही फंडा यहाँ पे है, कैश बजट है। अब भाई इसमें ये डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसका तो कैश बजट से कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो नॉन कैश एक्सपेंस होता है ना, ये तो क्या है आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। तो अब अगर ये नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ये आपका बजट में, इसका कैश बजट में कोई भी काम नहीं होगा, इसका कोई भी काम कैश बजट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, है ना, क्योंकि देखो कैश बजट, दिस बजट प्रोवाइड्स द एस्टिमेट ऑफ एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। जो भी बजटेड पीरियड है उसमें कितना कैश रिसिप्ट होगा, कितना कैश पेमेंट होगा। द बजट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन शोइंग कैश रिसिप्ट, अदर शोइंग द कैश पेमेंट। अब इसमें डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हमने बार बार किया है, पहले भी क्लासेस में भी किया है, बेसिक जब हमने अकाउंटिंग किया, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी तो नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन किसी को कैश में थोड़ी ना पे करनी होती है, बस मशीन की वैल्यू कम कर देते हैं हम, है ना। इसकी जर्नल एंट्री पे ये होती है, डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी। तो इसलिए ये डेप्रिसिएशन, तो ऐसा ध्यान रखना है जब भी आपको आएगा ऐसा कुछ, ऐसा क्वेश्चन कैश बजट में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, तो ध्यान रखना है कैश बजट का बेस क्या है, कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इन द बजटेड पीरियड। चाहे वो जैसे अब हम अभी मान लो सितंबर चल रहा है, तो अगर हम नेक्स्ट मंथ का बनाएंगे अक्टूबर का, तो उसमें एंटिसिपेटेड कौन सी पेमेंट्स करनी पड़ सकती है, कौन सी पेमेंट्स नहीं। जैसे अभी तो चलो हायर परचेज पे लिया है, लेकिन फ्यूचर में ईएमआई तो जाएगी ना इसकी, तो बजटेड पीरियड में ईएमआई जाएगी, तो ये तो आएगा बजटेड पीरियड के अंदर। आज खरीद ली, फ्यूचर में तो डाउन पेमेंट पे ली है, डाउन पेमेंट विदाउट डाउन पेमेंट है, कोई बात नहीं, लेकिन हायर परचेज पे है तो इसकी ईएमआई या कुछ ना कुछ पेमेंट तो देनी पड़ेगी ना फ्यूचर में, तो इसलिए ये भी आएगा, सिर्फ ये नहीं आएगा आपका, ठीक है जी। अब document which sets out responsibility of the persons engaged in the routine of the procedures, forms, records required for budgetary control is called। ऐसा डॉक्यूमेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करता है पर्सन्स की,
है ना, एंगेज्ड इन रूटीन ऑफ एंड द प्रोसीजर्स, फॉर्म्स एंड रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड फॉर बजटरी, जो बजटरी कंट्रोल के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, रूटीन, है ना, जो जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करता है ये डॉक्यूमेंट कि रूटीन क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, फॉर्म्स क्या लगाए होंगे, रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन, रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड, है ना, ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जिन पर्सन्स की होगी वो उस डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड होता है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को आप क्या कहते हैं ये बताना है आपको। ऐसे डॉक्यूमेंट को आप बजट सेंटर बोलते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट को आप बजट रिपोर्ट बोलते हैं, बजट कंट्रोलर बोलते हैं, बजट मैनुअल बोलते हैं। इनमें से कौन सा नाम जो है आप इनके लिए इस्तेमाल करेंगे? द डॉक्यूमेंट विच सेट्स आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन्स एंगेज्ड इन द रूटीन ऑफ एंड द प्रोसीजर्स। सिंपल। अब आपको ध्यान रखना है, तो ना तो बजट सेंटर, ना तो बजट रिपोर्ट, ना तो बजट कंट्रोलर, बजट मैनुअल में ये सब लिखा होता है। बजट मैनुअल में ये सारी चीज़ें बता रखी होती हैं, ठीक है, सारे स्केड्यूल्स, सारी प्रिपरेशन प्रोसीजर्स, देखो प्रिपरेशन स्केड्यूल्स, प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग बजट प्रपोजल्स बाय डिपार्टमेंट हेड्स, गाइडलाइंस फॉर रेवेन्यू फोरकास्टिंग, एक्सपेंस प्रोजेक्शंस, अप्रूवल प्रोसेसेस, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। तो ये सारे के सारे कहाँ होंगे? आपके बजट मैनुअल में मेंशन्ड होते हैं। तो उसका आंसर आपका रहेगा बजट मैनुअल, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने किए बजटरी कंट्रोल के। तो अगर अभी देखो आज तो हम करेंगे ये अराउंड 10 क्वेश्चंस हम करते हैं हर बार, तो अगले नेक्स्ट सेशन में भी मैं जो है आपको इसी चैप्टर से हम कुछ कर लेंगे बेसिक, और तो आपकी प्रिपरेशन हो जाए। और बार बार मैं आपको बोलता हूँ प्रिपरेशन जो है वो कहाँ रखनी है, अपने जो मैं करवाता हूँ उसी के आसपास रखनी है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो टॉपिक्स मैं टच करता हूँ वैसे ही आप जो है उसके आसपास अपनी प्रिपरेशन रख सकते हैं। यू विल फेयर वेल इन योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें और सारे सेक्शन, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए डोंट मिस ऑन एनीथिंग। जो भी कुछ आप तैयारी कर सकते हैं वो आपको करनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपका आ जाए क्वेश्चन, एफिशिएंसी रेशो इज। एफिशिएंसी रेशो क्या होता है? अब नीचे ऑप्शन दे रखी है, द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज अवॉइडेड ड्यूरिंग द बजट पीरियड, वर्किंग डेज अवॉइडेड ड्यूरिंग द, ठीक है जी। एक्टिविटी रेशो अपॉन कैपेसिटी रेशो, whether the actual activity is more or less than the budgeted activity and none of the above। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अब इसके लिए आपको जो है एफिशिएंसी रेशो के बारे में पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी रेशो होता क्या है, ठीक है। मालूम है किसी को क्या होता है एफिशिएंसी रेशो? तो एफिशिएंसी रेशो क्या मेजर करेगा कि एक कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म किया कंपनी ने, ये मेजर करेगा। कंपनी ने अपने रिसोर्सेज को कितना अच्छे से मैनेज किया, कितना इफेक्टिवली मैनेजमेंट किया अपने रिसोर्सेज का, किसके लिए? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, ठीक है, या कॉस्ट को मैनेज करने के लिए। कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, कॉस्ट को आप अप्रोप्रिएटली मैनेज करोगे, एफिशिएंटली मैनेज करोगे, है ना, बेटर, जितना बेटर आप अपनी कॉस्ट को जो है मैनेज कर लोगे उतना ही आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो ये एफिशिएंसी रेशो जो है, एफिशिएंसी रेशो इस चीज़ से डील करता है, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से जो आपका बी ऑप्शन है, ये एक्टिविटी रेशो डिवाइडेड बाय कैपेसिटी रेशो, ये बताएगा कि कैपेसिटी और एक्टिविटी से आउट, देखो कैपेसिटी रेशो आ गया, इसमें एक्टिविटी रेशो आ गया, तो ये आपको बताएगा कि एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, कितनी एफिशिएंसी है। एक्टिविटी रेशो बाय कैपेसिटी रेशो, द रेशो मीन्स हाउ वेल अ कंपनी एंटरप्राइज यूटिलाइजेज इट्स रिसोर्सेज टू जनरेट प्रॉफिट एंड मैनेज कॉस्ट। इट इज यूज्ड टू एनालाइज कंपनीज ऑपरेशनल प्रोग्रेस एंड फाइनेंशियल हेल्थ एंड मैनेजमेंट एफिशिएंसी, इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो एक्टिविटी रेशो याद रखना आपने, एक्टिविटी रेशो अपॉन कैपेसिटी रेशो, ये इसका फॉर्मूला है, एक्टिविटी रेशो अपॉन कैपेसिटी रेशो। चलो जी, अब ये एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा ध्यान से आपको, फिर देखना पड़ेगा करना क्या है। बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है
और मैंने आपको बार बार कहा है कि ज़्यादा मुश्किल आएगा भी नहीं, है ना, बार बार कहता हूँ, जो आएगा बेसिक आएगा। तो चलो पहले पढ़ के देखते हैं। पहले द बजटेड सेल्स फॉर एक्स, budgeted sale of X for March are 18,000 units. At the end of the production process for X, 10% of the production units are scrapped as defective. ये हो जाता है। Opening inventories of X for March are budgeted 15,000 units and closing inventories are 11,400. All inventories of finished goods must have सक्सेसफुली पास द क्वालिटी कंट्रोल चेक। क्वालिटी कंट्रोल चेक है ना, कहता है 10% जब चेक करते हैं 10% तो डिफेक्टिव निकल आते हैं। जो भी आप बनाते हो उसका 10% जो है वो तो डिफेक्टिव हो जाता है, ऐसा लिखा है इसमें, ठीक है। तो द प्रोडक्शन बजट फॉर एक्स, प्रोडक्शन बजट निकालना है एक्स का मार्च का। ऑप्शन दे रखे हैं 12,960, 14,400, 15,840, 16,000। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपको जो है वो सही लगता है ये आपको बताना है। और कैलकुलेशन कैसे होती है ये तो मैं आपको बता देता हूँ, आप ट्राई करो इसको, ठीक है। बजटेड सेल्स है, आपको ध्यान रखना है सेल्स आपको 18,000 यूनिट बनाने हैं। कितने यूनिट ऑलरेडी पड़े हैं ये देखो, 15,000 ऑलरेडी पड़े हैं ऐसा बोला है। और बाद में जो है 11,400 होने चाहिए। ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है और ये सेल्स है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम इसमें, मालूम है आपको, किसी को मालूम है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ कि कैसे होगा ये सॉल्व क्वेश्चन। अगर आपको मालूम है तो आप बताओ, लेट्स सी किसको मालूम है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना, देखो इस 18,000 में से सबसे पहला काम बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। 18,000 में से देखो 15,000 तो ऑलरेडी है, ये यूज हो गया, माइनस कर देंगे, पहले से ही पड़ा हो ना 15,000, ये भी तो कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगले महीने के लिए 11,400 बचना भी चाहिए, तो इसको ऐड कर दो वापस, ये 11,400 हो गए। तो इनको आप जब ऐड करेंगे तो देखो जरा कितना आएगा, ठीक है। जब आप इनको ऐड लेस करेंगे तो आपका ये जो आंसर है वो क्या आ जाना चाहिए, ये आना चाहिए 14,400। अब 14,400 आपका आंसर आया, लेकिन आपको क्या समझना है, 14,400 आंसर तो आया, लेकिन 14,400 ही यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे। देखो रिक्वायरमेंट तो इतनी है ना, 18,000 की सेल है, 15,000 पहले से पड़े हैं, 15 माइनस कर दो, 3 प्लस ये क्लोजिंग स्टॉक जो अगले मंथ के लिए जाएगा, है ना, ये लिखा है ना कि बचना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, तो इसको मिला करके तो 14,400 बनाने चाहिए। लेकिन वो ये भी तो कहते हैं जो भी आप बनाते हो प्रोडक्शन का 10% तो डिफेक्टिव हो जाएगा। अब प्रोडक्शन का 10% डिफेक्टिव मतलब अगर ये ना दिया होता तो आपको 14,400 ही बनाना था, लेकिन 10% डिफेक्टिव हो जाता है, तो इसकी भी आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखो ओरिजिनल को अगर आप x ले लो तो x माइनस 10% ऑफ x विल बी इक्वल टू आपका 14,400, है ना। x ओरिजिनल इतनी आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, जिसमें से आप 10% माइनस करो तो क्या आ जाए, तो आपका 14,400 आ जाए। इतनी प्रोडक्शन आपको करनी पड़ेगी, ये एडजस्टमेंट, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया डिटेल में, अगर करना चाहो तो 100 आ जाएगा, फिर 100 में से 10 माइनस करोगे तो 90/100x आ जाएगा। पर वैसे आप समझो तो आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, पहले भी हमने कई बार यूज़ किया है। 14,400 इंटू 100/100 माइनस 10%, ये लगा दो फॉर्मूला, चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, गलत मत करना, है ना। x माइनस 10% ऑफ x अगर ओरिजिनल है, रिक्वायर्ड है, इसमें से 10% डिफेक्टिव माइनस कर दो तो इतना आना चाहिए। या ये आप शॉर्टकट याद रख लो 100/100 माइनस 10%, जैसे कि हम डिस्काउंट के केस में, या जब हम कॉस्ट से हमने किए हुए हैं ना, जो प्रॉफिट है उसको कॉस्ट से सेल से कॉस्ट पे बदलते हैं, तो उसी फंडे के अकॉर्डिंग आप इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 16,000, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये करना था
क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे ही कैलकुलेशन होंगी, पर ध्यान से देखना है, ठीक है। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 18,000 में से ही माइनस कर दो, वो प्लस कर दो, लेकिन 10% ये जो डिफेक्टिव है इसका भी, इसके लिए भी आपको प्रोविजन रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। फटाफट से 14,400 नहीं टिक कर देना है, ठीक है। 16,000 आएगा, कैसे आएगा मैंने आपको बता दिया। तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल आपको जो है वो आ सकता है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। देखो ये आपका ओपनिंग था, ये क्लोजिंग है, और इसके हिसाब से आंसर ये है, लेकिन इसमें 10% आपको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे करेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग इज टू फोकस ऑन वर्क to be done and services to be rendered. The main purpose of the performance budgeting is not to interrelate physical and financial aspects of every program, project और activity. अब इनमें से ये दो स्टेटमेंट दी है, एक assertion है, एक रीज़न है, और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं कि both A and R are true and R is द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ये दोनों सही स्टेटमेंट है और इसकी जो है ये सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा कहता है दोनों ट्रू है, लेकिन आर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्टेटमेंट ट्रू है। फिर कहता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, फिर कहता है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो आपको ये स्टेटमेंट्स को, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपको असर्शन रीजन वाला, तो इसमें आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है। पहली स्टेटमेंट, फिर देखना होता है पहली स्टेटमेंट का ये रीजन बनता है। देखो, द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग इज टू फोकस ऑन वर्क टू बी डन एंड सर्विसेज टू बी रेंडर्ड। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ए फॉल्स वाला ऑप्शन जो है ये तो खत्म हो गया। अब आपको बाकी देखने हैं। द मेन पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग इज नॉट टू इंटर रिलेट फिजिकल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी प्रोग्राम, नॉट टू रिलेट ऐसे लिखा हुआ है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द एवरी प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और एक्टिविटी। अब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस बजट का काम ही क्या है, इंटर रिलेटिव तो करना है, फिजिकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो हैं उन सभी प्रोग्राम एक्टिविटीज़ के, उनको तो इंटर रिलेट करना ही पड़ेगा ना, तभी तो आप अपने कॉस्टिंग वगैरह और बजट्स जो है प्रॉपरली सेटअप कर पाओगे। तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। तो ये पहले की एक्सप्लेनेशन तो क्या ही होगी, ये स्टेटमेंट खुद ही फॉल्स है। तो आपका बना ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, ये आपका ऑप्शन बना। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है एस्टिमेट वेजेस ऑफ जैन, एस्टिमेटेड वेजेस फॉर जनवरी इज 4,000 एंड एस्टिमेटेड वेजेस फॉर फेब इज 4,400, है ना, 4,400। If the company practices delay payment of wages is half a month, कंपनी क्या करती है, पेमेंट देती है वेजेस की, लेकिन लिखा हुआ है हाफ अ मंथ देती है, वेजेस इज हाफ अ मंथ, डिले करती है हाफ मंथ को। द अमाउंट ऑफ वेजेस कंसिडर्ड इन द एक्चुअल कैश बजट, अब आपको देखना है कैश बजट, कौन से मंथ का कैश बजट बोल रहे हैं, वो फेब का, और बाकी तो कुछ दिया नहीं है, दो ही आइटम दिए हैं, वेजेस दी हुई हैं। अगर कुछ और भी दिया होता तो उनको भी हम कंसिडर करते अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। अब देखना है फेब के कैश बजट में, मतलब फेब में कितना कैश चाहिए होगा। तो अब वेजेस के बारे में पॉइंट दिया है कि पेमेंट हाफ अ मंथ से डिले करते हैं, तो बड़ा आसान है, इसकी आधी पेमेंट जो है वो फेब में मिलेगी क्योंकि ये हाफ अ मंथ से डिले होगी, और इसकी आधी पेमेंट जो है फेब में मिलेगी और आधी आधी मार्च में चली जाएगी, ये मतलब है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग फेब का अगर आपको बजट बनाना है तो फेब के बजट में 2,000, हाफ होता है 2,000, इसका 2,000 तो जैन वाली वेजेस आएंगी क्योंकि इस स्टेटमेंट की वजह से हाफ अ मंथ, डिले बाय हाफ अ मंथ, और 4,400 का भी हाफ हो जाएगा। तो 4,400 का हाफ आप करोगे तो 2,200 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो तो 4,200 आ जाएगा। तो 4,200 आपका इसका ऑप्शन बनेगा, आंसर बनेगा। तो ध्यान रखना है, हाफ अ मंथ है तो आधे पिछले, आधी करंट की और आधे पिछले की मिलेगी, ठीक है। मार्च में जो फेब की आधी है वो मार्च में चली जाएगी, बट मार्च का हमें बनाने को बोला नहीं है, हमें जिस मंथ का बोला है उसी मंथ का ध्यान रखना है,
ठीक है। हो सकता है कि आपको इससे पीछे फेब की भी इससे पीछे दिसंबर की भी दे रखी होती वेजेस, तो आपको देखना है कि बजट कौन से मंथ का बोला है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर बनाना है। तो आज के लिए जो हमारे क्वेश्चंस थे बजटरी कंट्रोल से वो इतने ही थे। नेक्स्ट क्लास भी हम इसी पे बेस्ड कर लेंगे, ऐसे ही छुटपुट न्यूमेरिकल्स और जो आ सकते हैं आपको, है ना, और बेसिक जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी बेस्ड, तो वो हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी।